हेलो बच्चों, स्वागत है हमारे चैनल साइंस स्टडी 99 ग्रुप में। तो जैसा कि प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th का पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 7। हम पढ़ने जा रहे हैं संघवाद के बारे में। तो आइए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं प्यारे बच्चों कि संघवाद किसे कहते हैं, इसका अर्थ बताइए। संघवाद संघ को, यानी संघवाद की बात हो रही है यहाँ पे, आपको ध्यान से सुनना है कि संघवाद को अंग्रेजी में फेडरेशन कहते हैं, जो कि लैटिन भाषा के शब्द से बना है जिसका नाम है फ्यूडस, जिसका अर्थ होता है या तो संधि कर लेना या तो समझौता कर लेना। इस तरह संघवाद एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसका निर्माण संधि या समझौते के आधार पर किया जाता है। तो आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे संधि लिख लेना है। अब हम बात करते हैं, जो फेडरेशन होता है ये पढ़े लिखे देशों में अपनाया जाता है। जैसा कि हम प्यारे बच्चों हम बात कर रहे हैं कि अमेरिका एक फेडरेशन है। कहने का मतलब कि जितने भी राज्य हैं वो अमेरिका के साथ जुड़े हुए हैं, यानी अमेरिका में जितने भी राज्य हैं उन्होंने अपनी शक्तियाँ किसको दी है? अमेरिका को दी है। यानी हम बात कर रहे हैं ये पढ़े लिखे देशों में अपनाया गया है। और संधि या समझौता टूटा तो समझ लेना कि अमेरिका से कई राज्य टूट सकते हैं। अब हम बात करते हैं कई राज्य टूटे भी हैं। संघवाद में केंद्र और राज्य के बीच संविधान के अनुसार शक्तियों का विभाजन किया गया है। जैसा कि हम बात करें प्यारे बच्चों, जो केंद्र सरकार जो होती है वो कहीं ना कहीं वो देश पर शासन चलाती है और राज्य सरकार प्रत्येक राज्य में वो शासन चलाती है। अब हम बात करते हैं कि इसमें दोहरा शासन होता है, जिसमें संपूर्ण देश के लिए केंद्र सरकार तथा प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य की सरकार होती है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि भारत राज्यों का क्या है? संघ है। इसके अलावा संघात्मक लक्षण बताइए, यानी इसके कुछ संघात्मक लक्षण बताने हैं और संघात्मक सरकार के प्रमुख लक्षण या विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो पहला यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है, यानी राज्यों का संघ का मतलब कि भारत एक यूनियन है। तो आपको यूनियन पे टिक करना है, जैसे एमसीक्यू क्वेश्चन में आ जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि संघात्मक सरकार की विशेषताएं। शक्तियों का विभाजन संघात्मक में केंद्र और राज्य के बीच स्पष्ट रूप से शक्तियों का बंटवारा किया गया है। जैसे कि हम बात करें कि जो संघात्मक जो सरकार की जो विशेषताएं होती है वो शक्तियों का बंटवारा केंद्र स्तर पर और राज्य के स्तर पर किया गया है, यानी दोनों को अलग अलग शक्तियां दी गई है, लेकिन इसमें से सबसे ज्यादा प्रभावशाली केंद्र शक्ति है, ताकि किसी भी प्रकार का जो वाद विवाद पैदा ना हो। अगर देखा जाए तो प्यारे बच्चों, इन दोनों के बीच में जो शक्तियों का जो बंटवारा किया गया है, इनके बीच में वाद विवाद नहीं होना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि जैसे प्रतिरक्षा, मुद्रा प्रणाली, विदेशी संबंध आदि केंद्र के पास होगा। ये सारी चीजें किसके पास होगी? केंद्र के पास होगी। जबकि स्थानीय महत्व के विषय में कानून व्यवस्था, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो आदि राज्य के पास होंगी। तो ये सारी चीजें किसको उपलब्ध कराई गई है? तो राज्य सरकार को उपलब्ध कराई गई है। अब हम बात करते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता संघ की स्थापना समझौते के द्वारा होती है और इस समझौते को संविधान द्वारा प्रकट किया गया है। तो बहुत ही आसान है, आपको ध्यान से समझना है कि संविधान की जो सर्वोच्चता जो होता है कि वो संघ की स्थापना समझौते के द्वारा हुई है। जैसा कि हम बात करें कि संघात्मक में जो संविधान है वो क्या है? लिखित है और कठोर भी है। तो हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो हमारा जो संविधान है वो लचीला संविधान भी है और कठोर भी संविधान है। तो संविधान में इसी बात का उल्लेख होता है कि इस समझौते में कैसे परिवर्तन किया जा सकता है। इसलिए संघवाद में संविधान को सर्वोच्च माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि दोहरी सरकार, एक होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की और दूसरी कौन सी होती है? स्टेट गवर्नमेंट की। तो हम बात करते हैं कि संघवाद में दो प्रकार की सरकारें पाई जाती है। जैसे हम बात कर रहे हैं संपूर्ण देश के लिए, यानी एक केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य के लिए राज्य की सरकार। अब केंद्र सरकार पूरे देश का शासन चलाती है, जबकि राज्य या हम कह सकते हैं प्रांतीय सरकार क्या करती है? राज्य की सरकार को चलाने में मदद करती है। अब हम बात करते हैं दोहरी नागरिकता। संघवाद में दोहरी नागरिकता होती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पढ़ लेते, समझ लेते हैं कि एक राष्ट्रीय नागरिकता और दूसरी क्या है? प्रांतीय नागरिकता। हम बात करते हैं कि अमेरिका जैसे देशों में वहाँ पे दोहरी नागरिकता पाई गई है। जैसे हम बात करते हैं जहाँ पे वो रहता है उस स्थान की नागरिकता और देखा जाए तो उस देश की नागरिकता उसको दी गई है, यानी उसको दो तरफ से दोहरी नागरिकता दी गई है। तो यहाँ हम बात करते हैं जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका में दोहरी नागरिकता अपनाई गई है, लेकिन भारत में संघात्मक शासन को अपनाते हुए भी अगर देखा जाए तो हमारे भारत में एकहरी नागरिकता है।
अब ये मत समझ लेना कि जिस राज्य में हम रहते हैं तो उस राज्य की नागरिकता मिल चुकी है और देश की नागरिकता, तो इस प्रकार से देखा जाए तो दोहरी नागरिकता नहीं, हमें देश के आधार पर नागरिकता दी गई है। अब हम बात करते हैं कि न्यायपालिका की सर्वोच्चता। संघात्मक शासन में न्यायपालिका को भी सर्वोच्च माना जाता है। देखो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से समझना है कि जो न्यायपालिका होती है वो विशेष रूप से कार्य करती है, संविधान की ये रक्षा करती है, व्यक्ति के मूल अधिकारों की भी रक्षा करती है। आगे हम बात करते हैं तथा केंद्र और राज्य के बीच जो वाद विवाद हो जाता है उसका भी ये निपटान करती है। इसलिए संघवाद में एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, संघात्मक और एकात्मक सरकारों में अंतर बताइए। एकात्मक सरकार में जो शासन है वो एक स्तर की होती है, शक्तियों का विकेंद्रीयकरण होता है, केंद्र के पास सारी शक्तियां होती है। संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे हम ब्रिटेन की बात कर लेते हैं, एक एग्जाम्पल के तौर पे मैंने ये बताया आपको। एकात्मक सरकार में एकहरी नागरिकता होती है, जबकि देखा जाए तो संघात्मक शासन वाले में दोहरी नागरिकता पाई जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैंने आपको बताया था अमेरिका। केवल राष्ट्रीय नागरिकता एकात्मक व्यवस्था में दिया जाता है, जैसे कि अभी आपको एग्जाम्पल के तौर पे हमने भारत के बारे में बताया था। केवल राष्ट्रीय नागरिकता एकात्मक व्यवस्था वहां अपनाया जाता है जहां का क्षेत्रफल कम हो और सांस्कृतिक एकता रूप हो। एकात्मक व्यवस्था वाले देश जैसे कि हम बात कर रहे हैं इंग्लैंड, फ्रांस, चीन जैसे, जापान जैसे देश है। लेकिन हमारे देश ने संघात्मक व्यवस्था को अपनाया और संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के साथ साथ हमारे देश में एकहरी नागरिकता है, दोहरी नागरिकता नहीं है, एकहरी, आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं संघात्मक सरकार। संघात्मक सरकार में दो स्तरों की सरकार होती है, आपको मैंने जस्ट अभी बताया था। एक है सेंट्रल गवर्नमेंट, दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट। अब हम बात करते हैं कि शक्तियों का इसमें विभाजन होता है। केंद्र और राज्य के बीच में शक्तियों का क्या कर दिया जाता है, विभाजन कर दिया जाता है। संविधान लिखित और कठोर होता है। संघात्मक सरकार में दोहरी नागरिकता होती है, राष्ट्रीय नागरिकता और प्रांतीय नागरिकता। संघात्मक व्यवस्था वहां अपनाया जाता है जहाँ क्षेत्रफल अधिक हो, सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है, जैसे कि हमारा देश है। लेकिन फिर भी देखो, हमारी जो संस्कृतियां अलग है, ठीक है, विविधता वाला देश है, कहीं ना कहीं क्षेत्रफल के मामले में बड़ा है और जनसंख्या के भी मामले में बड़ा है। जनसंख्या के मामले में अगर देखा जाए तो अत्यधिक बड़ा है, यानी एशिया में दूसरे नंबर पे ये आता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि हमारा भारत जो है वो संघात्मक व्यवस्था को अपनाने के साथ साथ एकहरी नागरिकता को अपनाता है। तो संघात्मक व्यवस्था वाले जो देश है वो अमेरिका, कनाडा, भारत, ऑस्ट्रेलिया जैसे देश है, क्योंकि इनका क्षेत्रफल अत्यधिक है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि भारत में केंद्र सरकार और राज्य सरकार में शक्ति के विभाजन का वर्णन कीजिए, अथवा संविधान में केंद्र और राज्य शक्ति का निर्धारण करने के लिए कौन कौन सी सूचियों का प्रावधान किया गया है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पे हमारा आंसर है कि संविधान में केंद्र और राज्य की शक्तियों का कर्तव्य निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित 3 सूचियां बनाई गई है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं यहाँ पे संघ सूची, इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय में शामिल है, यानी देश की बात हो रही है, आपको ध्यान से सुनना। जैसे प्रतिरक्षा, परमाणु ऊर्जा, विदेशी मामले, युद्ध, शांति, बैंकिंग, रेलवे आदि, ये सब किसके पास होगा, तो केंद्र सरकार के पास होगा। और केंद्र सरकार क्या कर सकती है, कानून भी बना सकती है। तो इसमें कितने विषय होते हैं, 97 विषय होते हैं। अब हम बात करते हैं राज्य सूची क्या होता है। इसमें स्थानीय महत्व के विषयों को शामिल किया गया है। जैसे हम बात करते हैं कृषि कानून, व्यवस्था, पुलिस, पशुपालन आदि जैसे, इस पर सिर्फ राज्य सरकार और विधानसभा को कानून बनाने का अधिकार है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि राज्य के लिए एक संसद होता है जिसको विधानमंडल कहते हैं, और विधानमंडल में देखा जाए तो 2 रूम होते हैं, यानी सदन की बात करें, विधानसभा और विधान परिषद। तो विधानसभा वाले क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसके अंतर्गत देखा जाए तो कितने विषय हैं, 66 विषय पाए गए इसमें। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं समवर्ती सूची। इसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर के महत्वपूर्ण विषयों को शामिल किया गया है, जैसे शिक्षा व मजदूर संघ आदि। इन विषयों पर दोनों सरकारें कानून बना सकते हैं, परंतु टकराव की स्थिति में केंद्र सरकार का ही कानून लागू होता है। इसमें 47 विषय होते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हम बात करते हैं कि जो टकराव रहित स्थिति में अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार के पास सारी शक्तियां होती है, तो वही कानून बना सकती है। अब हम बात करते हैं कि अवशिष्ट शक्तियां, जिन विषयों का वर्णन सूची में नहीं मिलता या नहीं किया गया है, तो उन पर केंद्र सरकार कानून बनाती है। इसी को हम क्या कहते हैं, अवशिष्ट शक्तियां कहते हैं। जैसे साइबर कानून बनाया गया था। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं राज्यपाल की शक्ति और भूमिका के विवादास्पद
होने के कारणों का वर्णन कीजिए अथवा बहुत से प्रदेश राज्यपाल की भूमिका को लेकर नाखुश है। तो हम बात करते प्यारे बच्चों, आपको याद रखना है कि राज्यपाल राष्ट्रपति की तरह राज्य में एकमात्र देखा जाए तो एक मुखिया होता है, परंतु नामात्र का मुखिया होने के बावजूद भी राज्यपाल की भूमिका विवादों से भरी रहती है। इसके मुख्य कारण है राज्यपाल की नियुक्ति अगर देखा जाए तो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है, यानी हम बात करते हैं राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो राज्यपाल अपने सभी कार्य के लिए राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी तो होता है, यानी जो भी वो कार्य करता है तो वो राष्ट्रपति को बताता है या उससे पूछ कर ये कार्य कर सकता है। राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है, उसका स्थानांतरण कर सकता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि राज्यपाल राज्य में केंद्र के एजेंट के रूप में ये कार्य करते हैं। लेकिन आपको एक चीज और याद रखना है प्यारे बच्चों कि जो राज्यपाल होता है एक से अधिक राज्य में एक राज्यपाल हो सकता है, या हम ये सिंपल लैंग्वेज में हम बात कर सकते हैं कि 1 से 2 राज्य में एक ही राज्यपाल हो सकता है। इसलिए कई बार इन नियुक्तियों को राज्य सरकार अपने कार्य में हस्तक्षेप के रूप में देखती है, जिससे राज्यपाल की नियुक्ति पर विवाद हो जाता है। धारा 356 का प्रयोग। धारा 356 के अनुसार यदि किसी राज्य का शासन ठीक तरीके से नहीं चल रहा तो राज्यपाल क्या करता है, वो अपनी सारी रिपोर्ट राष्ट्रपति को दे देता है और वहां पे आपातकाल की घोषणा कर देता है। कुछ राज्यों का मानना है कि कई बार राज्य में शासन ठीक से चल रहा होता है, फिर भी राज्यपाल क्या करता है कि केंद्र सरकार के इशारे पे राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर देते हैं, और इसलिए कई राज्य राज्यपाल की भूमिका को लेकर नाखुश है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं कि राज्यों के पुनर्गठन की क्या समस्या थी अथवा नवीन राज्यों की मांग पर टिप्पणी लिखिए। हम बात कर रहे हैं कि भारतीय जनता भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण करना चाहते थे। जब हमारा देश आजाद हुआ था तो कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो हमारी जो भारतीय जनता थे ना, वो भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कराना चाहते थे। लेकिन यहाँ पे बताया जाता है कि 1920 में कांग्रेस ने भी भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को स्वीकार किया था। स्वतंत्रता के बाद जनता ने भी भाषा के आधार पर राज्यों की मांग की थी। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान से सुनना है कि राज्यों का पुनर्गठन आयोग 1954 में राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य यह पता लगाना था कि किस आधार पे राज्य बनाया जाए और कितने राज्य बनाया जाए। अब हम बात करते हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश से 1956 में भाषा के आधार पर 14 राज्य, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, परंतु इसके बाद भी नए राज्यों की मांग और ज्यादा बढ़ने लगी। इसलिए 1960 में गुजरात, महाराष्ट्र, 1966 में पंजाब, हरियाणा, 1977 में मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा और 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम में 1987 में अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और 2000 झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, 2014 में तेलंगाना राज्य बनाने पड़े। इस प्रकार वर्तमान में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो आप अपने गूगल पे चेक कर सकते हैं कि वर्तमान समय में कितने राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं। तो प्यारे बच्चों, हम बात करते हैं कि अंतर्राज्यीय विवाद किसे कहते हैं। भारत में अंतर्राज्यीय विवाद के प्रकारों का वर्णन करें। तो अंतर्राज्यीय विवाद 2 या 2 से अधिक राज्यों के आपसी विवादों को क्या कहते हैं, हम अंतर्राज्यीय विवाद कहते हैं। जैसे जल विवाद, सीमा विवाद अंतर्राज्यीय विवाद है। सीमा विवाद भारत में विभिन्न क्षेत्रों को लेकर राज्य के बीच में सीमा विवाद होते रहते हैं। प्रत्येक राज्य उस क्षेत्र को अपने राज्य में शामिल करना चाहते हैं, इसलिए उसे हम सीमा विवाद कहते हैं। अब हम बात करते हैं उदाहरण के तौर पे महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच बेलागांव क्षेत्र को लेकर विवाद है, और मणिपुर और नागालैंड के बीच भी बहुत पुराना सीमा विवाद है, और पंजाब हरियाणा के बीच चंडीगढ़ क्षेत्र को लेकर विवाद है। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि नदी जल विवाद क्या है। तो भारत में अनेक नदियां हैं। यह नदियां कई राज्यों से होकर गुजरती है या बहती है, इसलिए नदी जल बंटवारे को लेकर भी राज्य में काफी हद तक विवाद पैदा होता रहता है। कभी कभी यह विवाद गंभीर रूप धारण कर लेता है, क्योंकि इसका संबंध जो है वो कृषि और पीने के पानी से होता है। उदाहरण के तौर पे हम बात करते हैं कि कावेरी जल विवाद। कावेरी नदी कर्नाटक और तमिलनाडु से गुजरती है। दोनों राज्य के किसान कावेरी नदी के जल पर निर्भर है।
इन जल विवादों का प्रभाव सीधे किसानों और साधारण जनता पर पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, स्वायत्तता और अलगाव में क्या अंतर है बताइए। जैसा कि प्यारे बच्चों, आपको स्वायत्तता का मतलब होता है कि अधिक से अधिक छूट देना, या हम कह सकते हैं अधिक से अधिक शक्ति की मांग करना। तो संघ में रहते हुए अधिक शक्तियों की मांग करना ही क्या कहलाता है, स्वायत्तता कहलाता है। जबकि अलगाव का अर्थ क्या है कि संघ से अलग हो जाना। भारत में संघात्मक शासन होते हुए भी केंद्र सरकार अधिक शक्तिशाली है। अलगाव क्या कहता है कि वही संघ से अलग हो जाना, जिसका कारण केंद्र सरकार और राज्यों के बीच वाद विवाद होते रहते हैं। इसलिए समय समय पर अनेक राज्य और राजनीतिक दलों ने राज्य को अधिक स्वायत्तता देने की मांग उठाई है, यानी उनको शक्ति देने की बात कही जा रही है, छूट देने की बात कही जा रही है। लेकिन विभिन्न राज्यों और राजनीतिक दलों के लिए स्वायत्तता अलग अलग अर्थों के रूप में हम समझ सकते हैं। जैसे कि हम बात करते हैं शक्तियों का विभाजन। कुछ राज्यों ने शक्ति विभाजन के अंतर्गत राज्यों को अधिक शक्तियां प्रदान करने की मांग की है, क्योंकि अधिकांश शक्तियां किसके पास होती है, तो केंद्र शक्ति के पास होती है। आर्थिक संसाधन। संविधान के अनुसार महत्वपूर्ण आर्थिक संसाधन पर केंद्र सरकार का नियंत्रण होगा, इसलिए राज्य के पास धन उपलब्ध नहीं होता और प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए राज्य को किस पर निर्भर होना पड़ता है, तो केंद्र सरकार के ऊपर। इसलिए कुछ राज्यों ने क्या आर्थिक संसाधनों की मांग कर रहे हैं। प्रशासनिक शक्तियां। भारत में प्रशासनिक व्यवस्था एकहरी है। यहाँ नौकरशाही की भर्ती केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। यानी हम बात करें आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, सिविल सर्विस के जितने अधिकारी होते हैं तो वो किसके द्वारा करवाए जाते हैं, कंडक्ट, तो केंद्र सरकार द्वारा। तो यहाँ पे हम बात करते हैं इसके माध्यम से केंद्र सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रशासन पर प्रभाव डालती है और कई राज्य प्रशासनिक तंत्र पर केंद्रीय से नाराज होती है। अब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों की सांस्कृतिक और भाषाई मुद्दे। कई राज्य में ऐसा महसूस करते हैं कि केंद्र सरकार उनकी भाषा और संस्कृति को समाप्त करना चाहती है। जैसे तमिलनाडु में हिंदी को लागू करने का विरोध किया गया था, जब पंजाब में पंजाबी भाषा और संस्कृत को प्रोत्साहन देने की मांग की गई। तो इस प्रकार विभिन्न राज्यों ने अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्वायत्तता के लिए आंदोलन चलाया। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पे इसे काट देना है, ये यहाँ पे अपने आप ही आ गया। तो प्यारे बच्चों, अब हम बात करते हैं कि जम्मू कश्मीर की विशिष्ट स्थिति पर टिप्पणी लिखिए अथवा धारा 370 क्या है। तो हम यहाँ ध्यान से समझते हैं कि अनुच्छेद धारा 370 के द्वारा जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता प्रदान की गई है। स्थिति का मतलब आप समझ सकते हैं कि स्वायत्तता यानी छूट दी गई है, विशेष शक्तियां दी गई है। जम्मू कश्मीर एक बड़ी क्या थी, रियासत थी। भारत के बंटवारे के समय हिंदुस्तान या पाकिस्तान में से किसी एक देश में शामिल होने का इसके पास विकल्प था। देखो, जब देश आजाद हो रहा था तो कहीं ना कहीं बहुत सारे रजवाड़ों को बोला गया था कि भारत के साथ आप जुड़ सकते हो या पाकिस्तान के साथ जुड़ सकते हो। लेकिन जैसे हम बात कर रहे कि यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर था वो पाकिस्तान के साथ नहीं जुड़ना चाहता था, ना ही भारत के साथ जुड़ना चाहता था, वो अलग देश की मांग कर रहा था। लेकिन उसके साथ कुछ घटनाएं घटती है तो उसके बाद क्या होता है कि वो भारत के साथ ही जुड़ना चाहता था। तो वो सब आप कहानियां 12th में पढ़ेंगे, आपको डीपली पढ़ाया जाएगा उसके बारे में। अभी मैं आपको बस इसकी जानकारी दे रहा हूँ। स्वतंत्रता के तुरंत बाद पाकिस्तान और भारत के बीच कश्मीर को लेकर युद्ध हुआ और इन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर के महाराजा ने भारत के साथ रहने का फैसला लिया और इस तरह कश्मीर का जो विलय था वो भारत के साथ हो जाता है। जम्मू कश्मीर की विशिष्ट स्थितियां यानी स्वायत्तता। धारा 370 के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा बनाया गया कोई भी कानून कश्मीर में लागू नहीं होगा। कश्मीर, देखो प्यारे बच्चों, आपको ध्यान से सुनना है कि धारा 370 के अनुसार केंद्र सरकार कोई भी कानून बनाती है ना, वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होगा। कश्मीर में आंतरिक अशांति के आधार पर बिना राज्य सरकार की असहमति की केंद्र सरकार आपातकाल की घोषणा नहीं कर सकती। कश्मीर में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भी लागू नहीं किया जा सकता। धारा 368 के अनुसार सरकार द्वारा किया गया कोई भी संविधान संशोधन राज्य सरकार की सहमति से लागू किया जा सकता है।
तो प्यारे बच्चों लास्ट का हमारा क्वेश्चन है, इसे भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं और पढ़ते हैं। तो भारत में शक्तिशाली केंद्र सरकार की स्थापना करने के कारणों का उल्लेख कीजिए। केंद्रीय सरकार को किस प्रकार शक्तिशाली बनाया गया है। बहुत आसान है प्यारे बच्चों, यहाँ देखिए आप कि केंद्र सरकार शक्तिशाली बनने के कारण भारत एक क्या है, विविधता वाला देश है। यहाँ अनेक प्रकार की भाषाएं, संस्कृति, जाति, धर्म पाए जाते हैं। भारत की एकता, अखंडता को बनाए रखने के लिए शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। इसलिए संविधान निर्माताओं ने संघात्मक शासन को अपनाते हुए केंद्र को शक्तिशाली बनाया गया है और इसके निम्नलिखित प्रकार है। तो यहाँ देखते हैं केंद्र सरकार को शक्तिशाली बनाने के प्रावधान। तो अनुच्छेद 3 के अनुसार क्या कहा जाता है, तो आपको ध्यान से समझना है प्यारे बच्चों। देखो अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि संसद राष्ट्रपति को पूर्व सूचना देकर वर्तमान में किसी भी राज्य के नाम तथा सीमा को यह बदल सकता है। बस आपको इतना याद रखना है। आपातकाल के दौरान केंद्र सरकार और भी ज्यादा क्या होती है, शक्तिशाली हो जाती है। तब संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है और राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार को ये अधिकार दे सकती है कि वह राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। और प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पर ही काम करता है। आय के प्रमुख साधनों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है। राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के अनुदान और वित्तीय सहायता पर निर्भर होना पड़ता है और हमारी प्रशासकीय व्यवस्था एकहरी है। अब हम बात करते हैं कि अखिल भारतीय सेवा, ऑल इंडिया सर्विस के अधिकारियों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो हम बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा की जाती है और ये पूरे देश में कहीं पर भी हो सकते हैं। इन अधिकारियों पर केंद्र सरकार का क्या होता है, नियंत्रण होता है। अनुच्छेद 257A के अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति के प्रयोग में कोई अड़चन ना हो और इस तरह केंद्रीय कार्यपालिका की शक्ति राज्य की कार्यपालिका से अधिक है। आपको याद रखना है प्यारे बच्चों कि जो कार्यपालिका है उस कार्यपालिका का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट में देखा जाए तो देश में अगर देखा जाए तो जो संसद होता है उसमें जो कार्यपालिका का जो हेड होता है वो प्रधानमंत्री होता है और सबसे शक्तिशाली होता है, वो राज्य से भी ज्यादा शक्तिशाली होता है। तो राज्य का भी एक कार्यपालिका होता है, तो ये सेकंड नंबर पे आता है। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आज हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए और कमेंट कीजिए। तो प्यारे बच्चों हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।